नमस्ते दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं ना, उनकी जिंदगी लिटरली किसी हॉलीवुड स्पाई थ्रिलर से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं बीजू पटनायक की। ये वो नाम है जो इतिहास में भारत के शायद सबसे दुस्साहसी एविएटर और एक असाधारण पॉलिटिकल लेजेंड के रूप में दर्ज है। मतलब एक बेखौफ पायलट से लेकर एक इतने बड़े और सशक्त राजनेता तक का उनका सफर इतना अविश्वसनीय है कि कभी-कभी तो सच पर भी यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक कहानी में उतरते हैं। खैर, आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आज की इस चर्चा का एक छोटा सा रोड मैप देख लेते हैं जो हमें उनके इस सफर में गाइड करेगा। पहला, द फ्लाइंग एस। दूसरा, इंडोनेशियाई नेताओं का बचाव। तीसरा, कश्मीर में सैनिकों को एयरलिफ्ट करना। चौथा, गुप्त राजनयिक। पांचवा, ओडिशा के मुख्यमंत्री। और आखिर में 3 देशों की विरासत। लेकिन असल कहानी शुरू करने से पहले जरा इस एक सवाल पर गौर कीजिए। दुनिया के इतिहास में ऐसे कितने राजनेता हुए हैं जो ये कह सकें कि उनकी अंतिम यात्रा में उनका ताबूत एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग देशों के राष्ट्रीय ध्वजों में लिपटा था? भारत, रूस और इंडोनेशिया। है ना कमाल की बात? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है जो हमें उनके ग्लोबल इम्पैक्ट की असली कहानी बताने के लिए काफी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द फ्लाइंग एस, द्वितीय विश्व युद्ध और उसके बाद का समय। एक बहुत ही संभ्रांत परिवार में जन्मे बीजू पटनायक ने ओडिशा के रेवेन्शा कॉलेज में पढ़ाई तो शुरू की, लेकिन आसमान की ऊंचाइयां उन्हें लगातार पुकार रही थीं। एविएशन को लेकर उनके इसी जुनून ने उन्हें कॉलेज छोड़ने और एक कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग लेने पर मजबूर कर दिया। अब देखिए, यहां जो सबसे हैरान करने वाली बात है ना, वह एक इतने युवा पायलट के रूप में उनके द्वारा किए गए मिशंस का खतरा। जब पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की आग में जल रही थी, पटनायक बिल्कुल खतरनाक वॉर जोन के बीचों बीच ट्रांसपोर्ट विमान उड़ा रहे थे। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, ये लिटरली हर पल मौत की आंखों में आंखें डालने जैसा था। जरा उनके कारनामों की इस लिस्ट को तो देखिए, बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक तरफ वो वर्ल्ड वॉर में मित्र राष्ट्रों यानी अलाइज की मदद कर रहे थे, जापानी कब्जे वाले रंगून से आम नागरिकों को निकाल रहे थे, स्टालिनग्राद में सोवियत रेड आर्मी तक रसद पहुंचा रहे थे, और ठीक उसी समय अपनी जान की परवाह किए बिना वो आसमान से गुप्त राष्ट्रवादी पर्चे गिराकर ब्रिटिश हुकूमत को चकमा भी दे रहे थे, और राम मनोहर लोहिया जैसे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को छिपकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे थे। मतलब एक ही वक्त पर ग्लोबल वॉर भी लड़ना और अपनी मातृभूमि के लिए बगावत भी करना। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर। 2, इंडोनेशियाई नेताओं का बचाव, स्वतंत्रता के लिए एक साहसिक मिशन। चलिए अब 1947 के समय में चलते हैं, जब डच सेनाएं इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम को कुचलने की पूरी कोशिश कर रही थीं। तब जवाहरलाल नेहरू ने पटनायक को एक बेहद संवेदनशील और खतरनाक मिशन के लिए चुना। अब इस 24 जुलाई 1947 के ऐतिहासिक रेस्क्यू मिशन की ज़मीनी हकीकत को समझिए। ज़रा इमेजिन कीजिए, जकार्ता के पास एक कच्ची काम चलाऊ हवाई पट्टी पर विमान उतारना, फिर जंगलों में पड़े पुराने जापानी मिलिट्री डंप से बचा खुचा ईंधन निकालकर विमान में भरना, और फिर अपने डकोटा विमान में इंडोनेशिया के टॉप लीडर्स सजाहिर और सुकर्णु को बैठाकर दुश्मनों की नाकाबंदी से बचकर निकल जाना। ये सुनने में किसी जेम्स बॉन्ड फिल्म का एक्शन सीक्वेंस लगता है, लेकिन ये उनका रियल लाइफ मिशन था। आगे बढ़ते हैं तीसरे अहम पड़ाव पर। 3, कश्मीर में सैनिकों को एयरलिफ्ट करना, सीमा को सुरक्षित करना। आज़ादी के ठीक बाद हमारा फोकस वापस भारत की ओर आता है। 1947 का कश्मीर संघर्ष हमारे नवगठित देश के लिए ये एक बहुत ही नाजुक दौर था। जैसे ही महाराजा हरि सिंह ने विलय के पत्र पर हस्ताक्षर किए, माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था। श्रीनगर हवाई अड्डे पर कहीं हमलावरों ने कब्जा तो नहीं कर लिया है, ये चेक करने के लिए पटनायक ने अपना विमान बिल्कुल जमीन के करीब, जिसे कहते हैं ना, ग्राउंड लेवल पर उड़ाया। ये एक ऐसा दाव था जहां एक छोटी सी भी चूक सीधे जानलेवा साबित हो सकती थी। और यहां जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो है ये नंबर 17। लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय की कमान में फर्स्ट सिख रेजिमेंट के ठीक 17 सैनिकों को लेकर बीजू पटनायक उस पहली उड़ान में श्रीनगर पहुंचे थे। बस उन 17 जवानों और पटनायक के उस उड़ान ने कश्मीर के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए अब चलते हैं चौथे हिस्से की तरफ। 4, गुप्त राजनयिक, वॉशिंगटन के लिए एक वन मैन मिशन। 1960 के दशक में आते आते नेहरू जी से उनकी निकटता और उनके बेजोड़ तजुर्बे की वजह से उन्हें भारत के रक्षा प्रयासों का एक प्रमुख रणनीतिकार बना दिया गया था। जरा मार्च 1963 की इस टाइमलाइन पर नजर डालिए।
ये हमें बताती है कि कैसे एक फाइटर पायलट की गुरिल्ला वॉरफेयर की समझ दुनिया की सबसे हाई लेवल डिप्लोमेसी में बदल गई। उन्होंने वॉशिंगटन का एक सीक्रेट दौरा किया, सीधे राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और रॉबर्ट मैकनमारा से मुलाकात की और तो और CIA हेडक्वार्टर में जाकर बातचीत की। इसी मिशन का सीधा नतीजा था ओडिशा के चारबतिया बेस पर अत्याधुनिक एविएशन रिसर्च सेंटर की स्थापना। वो सही मायनों में एक वन मैन आर्मी थे। अब आता है हमारा 5वां हिस्सा 5। उड़ीसा के मुख्यमंत्री एक आधुनिक राज्य के वास्तुकार। एक सीक्रेट डिप्लोमैट के रोल से बाहर आते हुए अब उनके पब्लिक स्टेट्समैन वाले रूप को देखते हैं। बीजू पटनायक 1961 में और फिर दशकों बाद 1990 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने। उनके द्वारा किए गए इन प्रोजेक्ट्स के विशाल पैमाने को देखिए। पारादीप पोर्ट, नालको, कलिंगा एयरलाइंस, भुवनेश्वर एयरपोर्ट, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज और HAL सुनाबेड़ा। ये कोई छोटी मोटी लिस्ट नहीं है। ये किसी भी राजनेता द्वारा अपने राज्य में छोड़ी गई सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल विरासतों में से एक है, जिसने ओडिशा को पूरी तरह से एक मॉडर्न स्टेट में ट्रांसफॉर्म कर दिया। हालांकि राजनीति में उनका यह सफर कोई सीधी रेखा नहीं था। उनका इंदिरा गांधी के साथ तीखा टकराव हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपनी खुद की पार्टी उत्कल कांग्रेस बनाई। 1975 की इमरजेंसी के दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन हर मुश्किल, हर जेल की सजा के बाद वो और भी ज्यादा ताकत के साथ वापस लौटे। 1992 का उनका ये कोट मुझे पर्सनली बहुत पावरफुल लगता है। अपनी बुद्धि, ज्ञान और क्षमता से वे कलिंग के इतिहास को फिर से हासिल करेंगे। उनका ये विजन सिर्फ कंक्रीट और स्टील की इमारतें खड़ी करने के बारे में नहीं था। ये वहाँ के युवाओं में जान फूंकने और उन्हें अपने समृद्ध इतिहास पर फिर से गर्व महसूस कराने के बारे में था। और अंत में हमारा छठा और आखिरी हिस्सा 6। 3 देशों की विरासत, दुनिया भर में सम्मानित। अब हम वापस उस मिस्ट्री पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। जरा इन अवार्ड्स की लिस्ट देखिए। ये उनके उसी एविएशन कौशल का सीधा रिजल्ट था। सोवियत सेना की मदद करने के लिए उन्हें ऑर्डर ऑफ लेनिन और जुबली मेडल मिला, और 1947 के उस दुस्साहसिक रेस्क्यू मिशन के लिए इंडोनेशिया ने उन्हें अपना सर्वोच्च सम्मान बिंतांग जासा उत्तमा दिया। ये बिल्कुल अभूतपूर्व है। और जाते जाते आपको एक बहुत ही खूबसूरत किस्सा बताता हूं। सुकर्णो की बेटी, जो आगे चलकर इंडोनेशिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, उनका नाम मेघवती यानी बादलों की बेटी रखा गया था। और जानते हैं ये नाम किसने सजेस्ट किया था? खुद बीजू पटनायक ने। ये दिखाता है कि उनकी एविएशन लेगेसी इंडोनेशिया के कल्चर के साथ कितनी गहराई से जुड़ चुकी थी। तो दोस्तों, हम इस एक्सप्लेनर को इस एक आखिरी विचार के साथ खत्म करते हैं। सीक्रेट वॉर ऑपरेशंस के खतरों से लेकर ग्लोबल डिप्लोमेसी और फिर एक पूरे राज्य का निर्माण करने तक, मॉडर्न हिस्ट्री में ऐसा कौन सा दूसरा लीडर है जिसका नाम जमीन से लेकर आसमान तक इतने शानदार तरीके से गूंजता हो? बीजू पटनायक की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति का इतिहास नहीं है, ये अदम्य साहस की एक मास्टर क्लास है। आज के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।